लास्ट वीडियो में हम लोग इवेंट्स देख रहे थे, सैम्पल स्पेस देख चुके थे और यहीं पे हमने लास्ट वीडियो को रोका था। इवेंट क्या है? तो इवेंट के बारे में हमने बताया था कि इवेंट सैम्पल स्पेस का सबसेट है। सबसेट के बारे में भी हमने बताया था कि ऐसा सेट जिसका सारा एलिमेंट किसी सेट के अंदर मौजूद हो तो वो सबसेट कहलाता है। जैसे ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है तो ए को बी सेट का क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। ये साइन होता है सबसेट का। ये हालांकि सेट और सबसेट के बारे में हम लोग क्लास 11th के सेट चैप्टर में डिटेल में पढ़े हुए हैं, उसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और सेट, ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा अगर आप रिवाइज कर लेते हैं बिफोर प्रोबेबिलिटी तो आपको काफ़ी इस चैप्टर में आगे मदद मिलेगी। फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी हम बताते रहेंगे ताकि आपको बार बार चीज़ों को रोक करके और आगे इधर उधर ध्यान न देना पड़े। तो इवेंट की बात हो गई। इवेंट मिला जुला कर हमने एक नाम और दिया था इवेंट में कि कंडीशनल सैंपल स्पेस। कंडीशनल सैंपल स्पेस का मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट करने के दौरान अगर उस एक्सपेरिमेंट में कोई कंडीशन लगा दी जाए। जैसे मान लो हमने अभी कहा कि टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। तो थोड़ी देर पहले हम लोग जो लास्ट वीडियो में टॉस ऑफ 2 कॉइन देख रहे थे, इसके सैंपल स्पेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इसका सैंपल स्पेस हेड हेड होता है, हेड टेल होता है, टेल हेड होता है और टेल टेल होता है। ठीक है। तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो ये हो गया। मान लो इसी में कंडीशन लग जाए। क्या कंडीशन लग जाए? टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, ठीक है, इन विच, जिसमें एटलीस्ट 1 कॉइन हैव हेड। ठीक। कॉइन 2 टॉस करना है और क्या होना चाहिए? कम से कम एक कॉइन पर हेड आना चाहिए। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम सैंपल स्पेस लिखेंगे तो यहाँ पर सैंपल स्पेस यानी एक्सपेरिमेंट में कंडीशन लग गई। क्या कंडीशन लग गई? कि कम से कम एक कॉइन पर हेड होना चाहिए, ये कंडीशन हो गई। तो जब कभी भी एक्सपेरिमेंट में कंडीशन लग गई और उस कंडीशन के अंतर्गत अगर हम उसका आउटकम लिखते हैं तो उसी आउटकम को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। ठीक है। और कंडीशन लगने के बाद जो सैंपल स्पेस या जो आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो बोल रहा है कम से कम एक हेड होना चाहिए। मतलब ये वाला नहीं लेंगे, कम से कम एक हेड यहाँ भी है, कम से कम एक हेड यहाँ भी है और कम से कम एक हेड यहाँ भी है। कम से कम एक कॉइन पे हेड होना चाहिए। दोनों पे भी हो सकता है, कम से कम एक में दोनों आएगा। तो क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा? हेड हेड हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा और टेल हेड हो जाएगा। ये इवेंट हो गया। तो ये जो इवेंट है देखो, इसका सारा एलिमेंट हमने इसी सैंपल स्पेस से निकाला था। सैंपल स्पेस तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे और ये कंडीशन लगाने के बाद आया। तो जाहिर सी बात है इसी के अंदर से एलिमेंट निकाल करके इवेंट बना हुआ है। इसीलिए इस इवेंट को हम लोग सैंपल स्पेस का क्या बोलते हैं? सबसेट भी बोलते हैं। तो इसी को बोला जाता है इवेंट। और इसकी जो संख्या होती है उसको एनी से डिनोट करते हैं। एनी मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट। इवेंट में कितने आउटकम है? यहाँ इस इवेंट में कितने आउटकम है? 3 है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इन्हीं दोनों के हिसाब से हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे। अगर आपको ये दोनों चीज़ें निकालने आ जाएंगी तो 50% प्रोबेबिलिटीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए। किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट की संख्या और जिस इवेंट का हमको उसके अंदर कंडीशन दिया होगा, जो भी कंडीशनल वहाँ पर सैंपल स्पेस इकट्ठा करोगे उसके आउटकम्स की संख्या, तो टोटल अगर निकाल लेते हो ये दोनों चीज़ें तो प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी हद तक आसान होने वाली है। यहाँ पे कुछ हम लोग टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे। इवेंट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, ये नाम कुछ महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ये नाम के यूज़ किया जाता है क्वेश्चन वगैरह में भी। तो जैसे सबसे पहले एम्प्टी इवेंट। इस एम्प्टी इवेंट को हम लोग जीरो इवेंट भी बोलते हैं, वाइड इवेंट भी बोलते हैं, नल इवेंट भी बोलते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं। इसी का नाम इम्पॉसिबल इवेंट भी है। एम्प्टी इवेंट क्या होता है? अभी हमने पीछे आपसे कहा कि एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है।
तो एम्प्टी भी सबसेट हो सकता है। तो किसी सैंपल स्पेस का सबसेट जो होता है उसको इवेंट बोलते हैं। तो एम्प्टी भी एक इवेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। और एम्प्टी का मतलब नाम से आपको पता चल रहा होगा, द इवेंट इन विच नो एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसी परिस्थिति में जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं होगा। दूसरा है, मान लो एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, जल्दी जल्दी इन टाइप्स को और नाम को देख लो, एक बार रिवाइज कर लेना। ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, द इवेंट, इसको सिंगल्टन इवेंट भी कह सकते हो। द इवेंट इन विच ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, जिसमें केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट हो। यहाँ पर जो इसका एन ई होगा, एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, सिंपल इवेंट भी इसको कहते हैं। इसका एक नाम और बोल सकते हैं, इसको क्या, सिंपल इवेंट या सिंगल्टन इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है श्योर इवेंट। द इवेंट in which all the elements of S are present। सैंपल स्पेस S के सारे एलिमेंट अगर किसी इवेंट में प्रेजेंट हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। यानी इस इवेंट में E और S दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ऐसी परिस्थिति में NE और NS की वैल्यू इक्वल होगी, दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। तो इस तीनों को देख करके हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि किसी भी इवेंट में मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 0। किसी भी इवेंट में कम से कम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 0। और मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, उसके सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट मौजूद हैं उसके बराबर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट इज लेस देन आर इक्वल टू सैंपल स्पेस के नंबर के और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के। तो किसी भी इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कम से कम 0 हो सकती है और अधिक से अधिक सैंपल स्पेस के एलिमेंट की संख्या के बराबर हो सकती है। क्योंकि चूंकि इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट है तो सैंपल स्पेस के अंदर से ही इवेंट निकाला जाएगा। इवेंट का सारा एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो इवेंट कभी भी सैंपल स्पेस से ज़्यादा एलिमेंट नहीं रख सकता है। ठीक है, और 0 से कम नहीं रख सकता है। तो इवेंट की संख्या इसी के अंदर लाई करती है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि नंबर है, चूँकि तो नंबर है इसलिए ये 1 2 3 4 0 इस फॉर्म में ही रहेगा। ये कभी भी आपका 1/2 1/3 यानी फ्रैक्शन फॉर्मेट में नहीं होगा। अगला जो इवेंट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ किया जाता है नाम क्वेश्चन में, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट लैंग्वेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बात समझने की कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट का क्या मतलब हुआ, इवेंट्स, तो इसकी डिफिनीशन अगर जनरली लिखी जाए तो ऐसे लिख सकते हो, द गिवन इवेंट्स आर कॉल्ड equally likely if none of them
इज expected to occur in preference to the other। ये तो किताबी डिफिनीशन हो गई, लिखने वाली डिफिनीशन हो गई इक्वली लाइकली की। तो मैथमेटिक्स में बार बार हम कहते हैं, उसको ध्यान में रखो कि मैथमेटिक्स में आपको थ्योरम या डेफिनेशन को लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ध्यान रखना, उसको समझ के रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स में मेन टारगेट होता है अपना क्या, क्वेश्चन सॉल्व करना। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है, उसकी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। समझना क्या ज़रूरी है उसको, जैसे इवेंट ही हम ऊपर लिख दिए कि इवेंट इज सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट की डिफिनीशन तुम जगह जगह किताबों में देखोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा होगा कि समझ में नहीं आएगा। जैसे ये इक्वली लाइकली यहाँ पर ये जो डिफिनीशन लिख दी गई लैंग्वेज के साथ, अब इसको पढ़ करके कितने लोगों को डिफिनीशन समझ में नहीं आएगी कि इक्वली लाइकली है क्या। तो इक्वली लाइकली को एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं और एग्जाम्पल से समझ करके देखते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। जैसे मान लो कि हम एक कॉइन लेते हैं, ठीक है, मान लो कि एक कॉइन लेते हैं, ठीक। और अब हम लोग एक बात करते हैं इस कॉइन के हेड या टेल आने की कंडीशन पे। इस कॉइन को अगर हम लोग देखें, टॉस करें, तो इस कॉइन में कैसा कॉइन है ये पहले हम बता दें कि चीज़ें हमेशा एक्सपेरिमेंट में जो यूज की जाती हैं वो दो टाइप की हैं, एक फेयर होता है और एक वाइज्ड होता है, ठीक है। फेयर का मतलब क्या होगा, फेयर का मतलब कि जिसमें हेड और टेल आने के चांसेस जो हैं वो बराबर हैं, ठीक। और वाइज्ड क्या होता है, जिसमें हेड या टेल आने में किसी का चांस ज़्यादा हो कहीं पर भी तो वाइज्ड आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कॉइन से लेकर के या डाइस का लेकर के किसी भी चीज़ का जो एक्सपेरिमेंट में आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट फेयर है या अनफेयर है, ठीक है। अनफेयर यानी वाइज्ड। तो फेयर का मतलब क्या हुआ, फेयर मतलब जैसे कि कॉइन को अगर हम टॉस करें, तो कॉइन टॉस करने पर क्या होगा, कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो कॉइन के टॉस करने पर जितना चांस हेड आने का है उतना ही चांस टेल आने का है। हेड आने का चांस टेल आने के चांस को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो डाइस थ्रो करने में हेड 1 आने का भी चांस उतना है, 2 आने का भी चांस उतना है, 3 आने का भी चांस उतना ही है, 4 आने का भी चांस उतना ही है, 5 6 भी आने का चांस उतना ही है। तो किसी भी पर्टिकुलर आउटकम के आने का चांस दूसरे वाले आउटकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हर आउटकम का रिजल्ट दूसरे वाले आउटकम के रिजल्ट को किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता है और सभी आपस में बराबर बराबर मात्रा में होते हैं आने के चांसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी यहाँ पर हेड आने का चांस जितना है उतना ही टेल आने का चांस। तो एक कॉइन है, एक कॉइन अगर गिराएंगे तो आधा चांस है कि 50% चांस है कि हेड आ जाएगा और 50% चांस है कि टेल आ जाएगा। ऐसे ही डाइस थ्रो करते हैं तो डाइस में टोटल कितना है, 6 है, तो उसमें क्या है 1/6 चांस है 1 आने का, 1/6 चांस है 2 आने का, 1/6 चांस है, टोटल चांस टोटल डाइस कितना है 1, और सबके आने का चांस कितना है 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली, मतलब सबके आने का चांस क्या है बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन वी टॉस अ फेयर कॉइन, जब हम एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं तो उस कंडीशन में हेड या टेल दोनों क्या हैं, इक्वली लाइकली केसेस हैं। दोनों क्या हैं, इक्वली लाइकली केसेस हैं। कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग एक डाई थ्रो करते हैं तो डाई थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 6 सबके आने का चांस क्या है, इक्वल है, यानी इक्वली लाइकली चांस है। यहाँ पर कोई रीजन नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 या 5 में से कोई एक फिक्स है जो आने वाला है, ठीक है। और ऐसा जो इक्वली लाइकली होता है ये किस में होता है, ये फेयर में होता है। किस में होता है, फेयर में होता है।
दूसरा जो वाइज्ड की बात कर रहे थे या अनफेयर की बात कर रहे थे, तो अनफेयर में इक्वली लाइकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए कि टॉस ऑफ कॉइन, तो हेड का जो चांस है वो भी 1/2 है, और टेल का जो चांस है वो भी 1/2 है, इक्वली लाइकली है। ठीक है, इसी तरह से डाइस की अगर बात करें तो 1 का भी चांस वही है, कितना, 1/6, 2 का भी चांस है 1/6, 3 का भी चांस है 1/6, 4 का भी चांस है 1/6, 5 का भी चांस है 1/6, और 6 आने का भी चांस है 1/6। तो सबके आने का चांस यहाँ पर क्या है, इक्वल है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। और ये ऐसा होता कब है, फेयर में। कब होता है, फेयर इंस्ट्रूमेंट में। फेयर कॉइन ले लो, फेयर डाई ले लो, यानी यहाँ पर जो डाई है वो कैसी डाई है, फेयर डाई है। यहाँ पर जो कॉइन है वो कैसा कॉइन है, फेयर कॉइन है। ठीक है, अनवाइज्ड या अनफेयर कॉइन या अनफेयर डाई अगर रहेगा तो उसमें हम कुछ भी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, वहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर आपको दिया रहेगा कि हेड आने का चांस 2/3 है। तो जाहिर सी बात है टेल आने का चांस कितना बनेगा, 1/3, क्योंकि टोटल 1 है। टोटल एक आपने कॉइन टॉस किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में 2/3 चांस है कि क्या आ जाए, हेड आ जाए, और 1/3 चांस है टेल आ जाए। तो अगर इस तरीके का कहीं पर भी लिखा रहेगा हेड और टेल, तो ये निश्चित डेफिनेटली समझ जाना कि वो कॉइन फेयर नहीं है, वो कॉइन कैसा कॉइन है, अनफेयर या वाइज्ड कॉइन है। ठीक है, अगर फेयर रहेगा तो सबके आने के चांस बराबर होंगे, यही यहाँ पर इक्वली लाइकली को कहने का मतलब है। ठीक, अगला इवेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ डिफिनीशन आपको बता देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसको कहते हैं। तो 2 इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब बोला जाएगा, इफ the occurrence of one does not depends on the occurrence of other। दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे, अगर एक का होना दूसरे को किसी तरीके से इफेक्ट ना करता हो। ठीक है, दो बच्चे बोर्ड एग्जाम दिए, एक फेल हो गया, तो क्या दूसरा अपना रिजल्ट नहीं देखेगा, देखेगा, क्योंकि पहले का फेल होना या पास होना दूसरे के फेल होने या पास होने पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एक कॉइन हमने फेंका, एक कॉइन हमने फेंका और क्या आ गया, यहाँ पर देखो जरा, इस कॉइन में, इस कॉइन में क्या आ गया, टेल आया हुआ है, दिख रहा होगा सबको। अब हम दूसरा कॉइन टॉस करते हैं। अब बताओ, हम ये दूसरा कॉइन फेंकने जा रहे हैं, इसमें क्या आएगा, जल्दी बोलो। अगर इस पे टेल आया तो इस दूसरे कॉइन पे क्या आने वाला है, हेड भी आ सकता था और टेल भी आ सकता था। यानी ये जो रिजल्ट आ चुका है, ये रिजल्ट इस कॉइन के रिजल्ट को किसी भी तरीके से अफेक्ट करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर एक डाई को एक बार फेंका 2 आ गया, तो दूसरी बार फेंकने पे क्या आएगा, नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट को हम डिपेंडेंट इवेंट को इस तरीके से समझते हैं। मान लो ये प्लेइंग कार्ड है, ठीक है, ताश की गड्डी है। ठीक, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझो। ये मान लो ताश की पत्ती रखी हुई है, इसमें से मान लो हमने एक पत्ता चुन लिया। अभी हम ताश की पत्ती को भी डिटेल में समझा देंगे, जो लोग ताश के बारे में नहीं जानते होंगे। हमने ये पत्ता निकाला और देखा क्या है, तो ये जो लोग ताश जानते होंगे उनको पता होगा, ये दहला है, 10 है, किसका, ईंट का, ठीक है, ब्रिक का, ब्रिक का दहला है।
इस पत्ते को अब हम बाहर रख देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अब बोलते हैं कि फिर अब इसके अंदर से एक पत्ता निकालो। अब ये पक्का है कि अगर हम इसके अंदर से एक पत्ता कोई भी निकालेंगे तो वो जो ब्रिक का 10 आया था वो अब नहीं आने वाला है, क्योंकि वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया? डिपेंडेंट। जो एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग इसके पहले कर चुके हैं वो और ये जो दोबारा करने जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ जो एक बार निकल चुकी वो दोबारा आने वाली नहीं है। अब मान लो ये पत्ता हम इसमें रख दिए, ठीक है। फिर अब हम उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। मान लो अब हमने फिर से एक्सपेरिमेंट किया और इस बार हम फिर से एक पत्ता निकाले, और इस बार मान लो हमने पत्ता निकाला, ये आ गया ब्रिक का एस, इक्का ए, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, इसको रिप्लेस नहीं किया। अभी इसके पहले जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जो पत्ता निकला था उसको बाहर रख लिए थे। इस बार इस पत्ते को इसी में मिक्स कर देते हैं, इसी में हमने फिर से इसको सफल कर दिया, मतलब पीस दिया इस तरीके से फिर से पत्ते को। और अब बोला कि इसके अंदर से फिर अब एक पत्ता निकालो। तो अब जो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया वो इस दूसरे एक्सपेरिमेंट पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि अब फिर से इसके अंदर एस का, ब्रिक का एस भी आ सकता है, क्योंकि वो भी इसी के अंदर मौजूद है। तो अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो ऑब्जेक्ट फाइंड किए उस ऑब्जेक्ट को अगर बाहर रिप्लेस करके रख दिए, बाहर रख दिए, तो उस कंडीशन में जो दोबारा एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे वो पहले वाले पे डिपेंड करेगा, और अगर उसी में रिप्लेस कर देते हैं तो वो डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गए? मान लो डब्बा है, डब्बे के अंदर ढेर सारी बॉल रखी हुई हैं, अलग अलग कलर की, 7 रंग की, मान लो कि 7 कलर की बॉल रखी हुई है। हमने एक बॉल निकाला और बाहर रख लिया। अब दोबारा जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, बॉल निकालने जाएंगे, तो जो बॉल हम निकाल चुके हैं उस कलर की बॉल फिर नहीं आने वाली है, यानी दूसरा किया हुआ एक्सपेरिमेंट पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है। और जो बॉल हमने पहली बार निकाला उस बॉल को फिर से उस डब्बे में अगर डाल देते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होगा, अब दोबारा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो अब ये दोनों एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इवेंट के बारे में भी इसी तरीके से समझिए। एक्सपेरिमेंट की बात हो रही थी, एक्सपेरिमेंट डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। 2 इवेंट हैं मान लो, उनको इंडिपेंडेंट कब बोला जाएगा? जब एक का होना दूसरे पर डिपेंड ना करता हो। एक का होना या ना होना दूसरे पे डिपेंड ना करता हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, ठीक। अब जैसे समझो इसको एग्जाम्पल से, कि डब्बे के अंदर बॉल वाला जो एग्जाम्पल हमने समझाया और ताश की गड्डी वाला जो एग्जाम्पल समझाया, इस तरीके से आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगला एक इवेंट। ये सब थोड़ा सा नाम से ज़्यादा, डिफिनीसन से ज़्यादा इनके बारे में समझ करके रखिए। अभी क्वेश्चंस में ये चीज़ें और क्लियर होंगी, जब तक एग्जाम्पल नहीं करोगे तब तक क्लियरिटी इन पे आने वाली नहीं है। अभी तो ये सब हम टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से चीज़ों को इकट्ठा करके बताया जाएगा फिर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन समझो, 2 और मोर देन 2 events are called mutually exclusive if no any common element present in it। अगर कोई कॉमन एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट ना हो। जैसे मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि कॉइन टॉस किया, डाइस थ्रो किया। डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। एक इवेंट हमने ई बनाया, ठीक है। इस इवेंट में हमने क्या रखा, 1 3 5, यानी ऑड नंबर आए। क्या आए? ऑड नंबर आए। एक डाई को थ्रो करने पर ऑड नंबर आए तो इवेंट क्या हो गया उसका?
एक डाई को थ्रो करने पर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस बोलेंगे। हमने बोला कि एक डाई को थ्रो किया, ऑड नंबर आए, कंडीशन लग गई, कंडीशनल सैंपल स्पेस, कंडीशन के साथ आउटकम, तो ऑड आने का मतलब 1 3 5 आएगा। हमने बोला कि डाई को थ्रो किया और इवन नंबर आया, तो वो भी कंडीशनल सैंपल स्पेस हो गया, उसको इवेंट बोलेंगे, क्या हो जाएगा 2 4 और 6 हो जाएगा। यहाँ ये जो दोनों E और F आपके इवेंट आए, यहाँ पर E और F जो इवेंट हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कैसा हो गया, ये एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। तो ऐसा कोई भी दो या दो से अधिक इवेंट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। तो ये दोनों इवेंट कैसे इवेंट हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। इनका और भी नाम होता है, डिसजॉइंट इवेंट्स भी बोला जाता है इनको, क्या बोल सकते हो, डिसजॉइंट इवेंट्स। तो ये नाम हम लिख देते हैं इसका, इसका एक नाम और हो सकता है डिसजॉइंट इवेंट्स। ठीक है, ऐसे दो इवेंट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट बोलेंगे। अगला है इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना, यहाँ पे ए भी रहेगा, EXHA, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, सेट ऑफ इवेंट्स, या ऐसे बोल सकते हो 2 और मोर देन 2 events are called exhaustive events if क्या हो जाए, union of all gives the sample space of that experiment। क्या मतलब है, जैसे ये ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, यही वाला, यहाँ पर E और F का अगर तुम यूनियन करोगे तो क्या आएगा, यूनियन जानते हो, सेट में पढ़े हो, दोनों का सारा एलिमेंट लिख देते हैं, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पाँच आएगा, छः आएगा, ये दोनों का यूनियन होगा। और यूनियन में जो आया ये S के बराबर हो गया, इसका जो सैंपल स्पेस था उसके बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पर E और F इन दोनों इवेंट का यूनियन करने पर क्या आ गया, सैंपल स्पेस आ गया। तो दो या दो से अधिक इवेंट्स का यूनियन करने पर अगर उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट हमने ये जो एग्जांपल लिया 1 2 3 1 3 5 और 2 4 6 वाला, यानी इवन और ऑड अकरेंस वाला, तो इस दोनों इवेंट को हम लोग नाम देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, और ये एग्जॉस्टिव भी है क्योंकि दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है। तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखो क्या है, इफ E be an event of an experiment of sample space S, then its complementary is denoted by, इसके कॉम्प्लीमेंट्री को डिनोट किससे करते हैं, ई के ऊपर सी लिख के, ई के ऊपर डैश लिख करके भी डिनोट करते हैं, कई जगह ई के ऊपर बार से भी डिनोट किया जाता है, या इसको नॉट ई भी कहा जाता है, या एस माइनस ई भी कहा जाता है। ठीक है,
यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब हुआ नॉट ई, यानी उस इवेंट के अलावा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर सैंपल स्पेस S1 2 3 4 5 6 है, ठीक, और यहाँ पर तुम्हारा जो इवेंट है वो है 1 4 6, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा वो क्या होगा, इसके अलावा, इसको छोड़ करके सैंपल स्पेस का सारा। तो अब इसको छोड़ के सैंपल स्पेस में क्या क्या बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है और 5 बचता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ऐसा ई अगर मान लो इवेंट है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा इवेंट जिसमें ई मौजूद ना हो, ई का एलिमेंट मौजूद ना हो, उसको ई का क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एस का एलिमेंट उसके अंदर हो मगर ई का एलिमेंट उसके अंदर ना हो, तो वो ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, इसीलिए इसको नाम देते हैं नॉट ई। मतलब ई को छोड़ के सब कुछ, सब कुछ मतलब क्या, सब कुछ, सब कुछ मतलब एस का सब कुछ, एस यानी सैंपल स्पेस का सब कुछ। ओके।